नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और वक्त हो गया है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का। आज बात करेंगे राज्यपाल के अभिभाषण पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से प्रारंभ हो गया है। पहले दिन राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण से पहले ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। राज्यपाल ने जैसे ही अपने संबोधन की शुरुआत की, विपक्ष ने कहकर सवाल उठा दिया कि राज्यपाल के अधिकारों के खिलाफ सरकार कोर्ट में गई है। ऐसे में राज्यपाल को मान्यता दे रही है या नहीं। बृजमोहन अग्रवाल ने इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद विधायक शिवरतन शर्मा भी अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए और बार बार राज्य सरकार से इसे स्पष्ट करने की बात कही। राज्यपाल के अभिभाषण पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि राज्यपाल के अधिकारों को चैलेंज करते हुए राज्य के चीफ सेक्रेटरी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं। राज्यपाल के पद पर अगर सरकार को विश्वास नहीं है तो फिर अपना अभिभाषण कैबिनेट से पास कराकर राज्यपाल को पढ़ाया क्यों? अजय चंद्राकर ने कहा कि हमने तो सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। अगर संवैधानिक संस्थाओं पर सरकार को भरोसा नहीं है तो उनको अभिभाषण की औपचारिकता कराने की जरूरत क्या है? संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने राज्यपाल के अभिभाषण पर कहा कि महामहिम के अभिभाषण में छत्तीसगढ़ के आने वाले विकास का प्रतिबिंब दूर से दिखाई दे रहा है। महामहिम के अभिभाषण में सारे बिंदुओं का जिक्र है, जिसको लेकर हम आने वाले समय में नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की बात कहते हैं। विपक्ष का आरोप लगाना हमें काफी दुखद लगा। एक तो राज्यपाल महोदय संवैधानिक प्रमुख होते हैं, वहीं सदन के भी प्रमुख होते हैं। राज्यपाल जी अपना भाषण पढ़ रहे थे, बार बार विपक्ष कह रहा था कि आपको अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए। विपक्ष का यह बर्ताव दुखद है। पहले दिन हंगामे के बीच राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन अभिभाषण पूरा कर सके और अभिभाषण के बाद कल तक यानी कि 2 मार्च तक सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। जब आप राज्यपाल जी के विरुद्ध में हाईकोर्ट में जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी याचिका दायर करता है और उन्हीं राज्यपाल से सरकार का भाषण पढ़वाते हैं, तो ये सरकार तो दोमुही सरकार है। और इसलिए हमने लगातार इस बात को सरकार के संज्ञान में, अध्यक्ष जी के संज्ञान में और पूरे देश के संज्ञान में लाने की कोशिश की है कि ये सरकार अपने फायदे के लिए तो राज्यपाल जी का उपयोग करती है, परंतु जहां उनका राजनीतिक नुकसान होता है वहां पर संविधान का उल्लंघन करती है, उनके खिलाफ में हाईकोर्ट में जाती है। ये आज घटना, प्रतिपक्ष का आरोप लगाना हमें काफी दुखद लगा। एक तो राज्यपाल महोदय संवैधानिक प्रमुख होते हैं, वो सदन के भी प्रमुख होते हैं और उनके द्वारा एक तो बुजुर्ग राज्यपाल जी अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे। बार बार प्रतिपक्ष ये कह रहा था कि आपको अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए। न्यायालय में सरकार ने मामला लगाया हुआ है। हमने राजभवन के खिलाफ मामला नहीं लगाया है। छत्तीसगढ़ के लाखों करोड़ों जनता के हितों में आरक्षण के पक्ष के लिए हमने मामला लगाया है। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्यपाल महोदय के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रही थी। मैं समझता हूं कि ये दुखद। तो आपने देखा, पक्ष और विपक्ष दोनों का बयान हमने आपको सुनवाया। शोरगुल के बीच में राज्यपाल का अभिभाषण होता है। राज्यपाल के अभिभाषण पर बृजमोहन अग्रवाल बोलते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि सरकार ने राज्यपाल के अधिकारों को चैलेंज किया हुआ है। विपक्ष का ये जो बर्ताव है ये काफी दुखद है। रविंद्र चौबे ने इस बात को कहा। तो 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक बजाज, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता। अशोक बजाज जी, आपका स्वागत है। साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अजय गंगवानी जी, आपका स्वागत है। अजय जी, शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। बीजेपी का जो रिएक्शन आया उस पर आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा। हालांकि देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कानून और संविधान पर पूरा विश्वास जताया है। लोकतंत्र का पूरा सम्मान करते हैं हम लोग। कहीं ना कहीं सदन को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। तो हम आने वाले प्रश्नों के लिए माननीय मुख्यमंत्री, हमारे विभागीय मंत्री, हमारे विधायक पूरी तैयारी के साथ, पूरी रिपोर्ट के साथ, आंकड़ों के साथ तैयारी करके बैठे हैं। परंतु कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चरित्र रहा है कि ये प्रश्न जरूर उठाते हैं, लेकिन प्रश्न का जवाब सुनने का नैतिक साहस इनमें नहीं है। आज लगातार ये बहिर्गमन करते हैं, वहां पे धरना प्रदर्शन करते हैं। इनका जो उद्देश्य है, ये जो छत्तीसगढ़ की जनता के हितों के मुद्दे पे
चर्चा करना, सार्थक चर्चा करना, मंथन करना वो कतई नहीं है। ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सोखने के लिए हंगामा और झगड़ा जैसी प्रवृत्ति का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए आज कहीं ना कहीं संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत राज्यपाल महोदय पहली बार छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे विधानसभा में अभिभाषण प्रस्तुत कर रहे हैं। इनमें इतना भी पेशेंस नहीं है, इतना संयम नहीं है कि अभी 14 दिन और बाकी थे, आज आपको प्रश्न पूछने का, हंगामा करने का और मौके मिलेंगे। आप पहले ही दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अपना पहला अभिभाषण प्रस्तुत करता है वहां राजनीति करने का प्रयास करते हैं। दूसरी बार बृजमोहन अग्रवाल जी वरिष्ठ नेता है, इतनी बार विधानसभा सत्र में प्रस्तुत हो चुका है, कहीं ना कहीं जो प्रभारी महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा कि कई विधायकों की टिकट कटने वाली है, तो वरिष्ठ नेता अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए, अपनी सक्रियता दिखाने के लिए मीडिया में चर्चा रहने के इस प्रकार प्रयास कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत 2 प्रक्रिया है। अगर हम राजभवन का आज कोई शोषित और वंचित वर्ग को अधिकार देने का प्रयास करते हैं, आज 2 नवंबर, आज 3 महीने लगभग होने आ रहे हैं, आज शोषित वंचित वर्ग को अधिकार देने का जो प्रयास है, आरक्षण संशोधन विधेयक को आखिर बैकडोर से एकाध परिसर में बैठ के साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं। आज हम शोषित वंचित वर्ग के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं राजभवन पे। हमारी लड़ाई राजभवन पे नहीं है, हमारी लड़ाई शोषित और वंचित वर्ग को अधिकार देने की है। आज देखिए ये पहली बार नहीं हो रहा है। आज झारखंड में आज 11 नवंबर से पारित हो चुका है, 3.5 महीने से ज्यादा हो गया। छत्तीसगढ़ में 2 नवंबर से आज 3 महीने से ज्यादा हो गया, वहां पारित नहीं करते। परंतु कर्नाटक जहां भाजपा की सरकार है तुरंत राजभवन हस्ताक्षर करके पारित कर देता है, तो उसका क्रेडिट भाजपा सरकार को मिलेगा। और ये पहली बार नहीं होगा देश के इतिहास में पराग जी कि राजभवन के खिलाफ आज कोर्ट में जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आज राज्यपाल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं मंत्रिमंडल के खिलाफ, आज वो हाईकोर्ट गए। आज कल ही देखिए सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, पंजाब सरकार के खिलाफ पंजाब सरकार कोर्ट में गई थी क्योंकि राज्यपाल महोदय कानून सलाह के नाम पर जो बजट सत्र या विधानसभा सत्र लागू करने का प्रयास करते थे उसको रोकने की बात करते रहे। आज सीजे ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है, दिशा निर्देश राजभवन को, कि मंत्रिमंडल द्वारा सत्र बुलाने पर आपको उसको पारित करने के लिए बाध्य है, आप विधानसभा सत्र को नहीं रोक सकते। बीजेपी कह रही है सर आपका मतलब हुआ तो राज्यपाल का सहारा आप लेंगे, राजनीति करनी होगी तब भी राज्यपाल। मेरे को एक चीज बता दीजिए पराग जी, आप वरिष्ठ एंकर हैं, राजभवन में राज्यपाल जो है वो संवैधानिक मुखिया है। अगर कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पे बैठा है तो उसका नैतिक दायित्व कर्तव्य सबसे ज्यादा है। आज आरक्षण संशोधन है, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है किस प्रकार से केंद्र सरकार के दबाव में बैकडोर से साजिश और षड्यंत्र करके रोका जा रहा है, हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन देखिए कहीं महाराष्ट्र में भी देखा हमने पराग जी, आधी रात को राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनी सरकार को गिराकर देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिला दी गई, उसके खिलाफ वो हाईकोर्ट में गए। अगर कोई भी राजभवन संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं करेगा पराग जी, तो प्रत्येक राज्य सरकार को अधिकार है कि हाईकोर्ट में अपने अधिकारों के लिए संरक्षण की लड़ाई लड़े। इसमें कौन सी दोहरी बात है? ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का प्रयास है, तमाशा करने का प्रयास है, हंगामा करने का प्रयास है। बजाज साहब, रविंद्र चौबे कह रहे हैं कि आपका जो बर्ताव है वो ठीक नहीं है सदन के अंदर। तो चौबे जी तो बहुत वरिष्ठ सदन के सदस्य हैं, कई विभागों के मंत्री रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। वो बता दें कि कांग्रेस और कांग्रेस सरकार का जो कृत्य है राजभवन के प्रति जो रहा है पिछले दिनों, वो क्या गरिमामय है? राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है, एक गरिमामय पद है और मैं ठीक कराता हूं सर, एक सम्मानित पद है। और उसके खिलाफ जाकर राजीव भवन से निकल के राजभवन तक जाकर रैली निकालना, धरना प्रदर्शन करना, नारेबाजी करना और उसी राज्यपाल से आप ये अभिभाषण पढ़वा रहे हैं। ये जो दोहरी नीति है, इस पर प्रश्न माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने किया कि ये दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। आप स्पष्ट करिए कि राजभवन के प्रति आपका सम्मान है या नहीं है। सर तो प्रक्रिया तो फॉलो करेगी ना सरकार, जो प्रक्रिया है वो तो फॉलो किया ही जाएगा। अभिभाषण कौन पढ़ेगा राज्यपाल का? फिर ये कौन सी प्रक्रिया है कि राजभवन सरकार कोर्ट में जाए और कोर्ट में जब अटॉर्नी जनरल जब पैरवी करेगा तो राजभवन की तरफ से करेगा कि सरकार की तरफ से करेगा? लेकिन अभी अजय गंगवानी जी ने क्या कहा, वो कह रहे हैं कि जो संवैधानिक प्रमुख हैं उनको अपने संविधान के दायरे में रहकर जो काम करना है वो करेंगे, अगर वो नहीं करते हैं तो उनका हम विरोध करेंगे। तो आपने कैसे कह दिया कि वो नहीं कर रहे संविधान? वो कांग्रेस पार्टी कह रही है ना, कांग्रेस के कहने से थोड़ी हो जाएगा। 3 महीने से आरक्षण संशोधन
छत्तीसगढ़ की जनता सुन ले, आप क्यों रोक के रखे हैं? आप कर्नाटक में क्यों हस्ताक्षर कर देते हैं? छत्तीसगढ़ झारखंड में क्यों रोक के रखते हैं? ये दिखता है कि आप कांग्रेस को फायदा नहीं पहुंचाना चाहते, अपने राजनीतिक हितों के लिए शोषित और वंचित अधिकारों को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपत्ति न लगे पराग जी। और उसकी एक समय सीमा है, उनकी एक मर्यादा है और एक प्रक्रिया के अंतर्गत तो करेंगे, लेकिन उन्होंने संविधान की बात नहीं मानी, ऐसा आपके कहना गलत है। मैं ये नहीं मानता कि उन्होंने कोई संविधान की उल्लंघन किया है, ऐसा मैं नहीं मानता। संवैधानिक प्रक्रिया को तो पढ़ लीजिए पहले। इसके लिए राजभवन से बात करना चाहिए, उसके लिए हाई कोर्ट जाए, तीसरी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, उसके लिए सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, कितनी हरकत है। और एक राजभवन की गरिमा को इन्होंने तार किया है। आज अगर लेकिन सदन के पहले दिन की कार्यवाही में शोरगुल करना नियम के विरुद्ध नहीं है। बजाज साहब, ठीक है, अभिभाषण पढ़े। ठीक है बजाज साहब, सदन में जब राज्यपाल अभिभाषण पढ़ रहे हो तब विपक्ष का शोरगुल करना ये नियम के विरुद्ध नहीं है। देखिए, राजभवन राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी के खिलाफ बात नहीं थी, बात ये सरकार की नियत। वो तो मैं समझ गया सर, राज्यपाल के आप खिलाफ नहीं थे, नियत के सरकार के खिलाफ थे। लेकिन अभिभाषण के दौरान सदन के अंदर सदन का जो समय है, हमेशा से विपक्ष के ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं कि समय विपक्ष खराब करता है। आपकी जब मध्य प्रदेश में बारी आती है सदन की, तब आप विपक्ष पर यानी कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। अब कांग्रेस आपके ऊपर आरोप लगा रही है, तो ये सदन खराब करने का जो रिवाज है ये खत्म होगा या नहीं होगा? क्योंकि आने वाले वक्त में जब सदन में चर्चा होगी, बजट भी पेश होना है, तो कम से कम एक सकारात्मक बातचीत हो और जो सरकार कह रही है, जो वादे कर रही है, उन पर आप लोग जवाब लें तो ज्यादा बेहतर होगा, या फिर फिजूल के मुद्दों पर सिर्फ समय खराब हो? ये फिजूल का मुद्दा कैसे कह दिया आपने? ये फिजूल का मुद्दा कतई नहीं है। ये जो मुद्दा है ये व्यवस्था का प्रश्न है एक प्रकार से कि कैसे। सर आप सदन के अंदर क्या आपको लगता है कि सत्ता पक्ष की ओर से जवाब दिया जाएगा कि वो कोर्ट क्यों गए? नहीं, कोर्ट में जाने के बाद अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता का रोल क्या होगा, आप ये बता दीजिए मुझे। वो राजभवन की तरफ से पैरवी करेगा कि चीफ सेक्रेटरी की तरफ से पैरवी करेगा? ये यहाँ पर जो असमंजस स्थिति बनी है, मैं जवाब देता हूँ, आ रहा हूँ अजय जी, आ रहा हूँ। 15 मिनट को देना चाहिए। चलिए, अब अजय गंगवानी जी, सवाल आप लोगों के ऊपर ये है कि आप लोग खुद ही खाई पैदा कर रहे हैं सर, आप खुद ही खाई पैदा कर रहे हैं कोर्ट में जाकर, और जो गरिमा को तार करने का काम आपकी सरकार ने किया छत्तीसगढ़ में, वो बीजेपी उसका विरोध कर रही है। पराग जी थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए, कहीं ना कहीं महामहिम राज्यपाल का पूरा सम्मान है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया पराग जी है, किसी भी राज्य में कोई भी राज्यपाल एक संवैधानिक। अजय गंगवानी जी, आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि सम्मान है, और दूसरी तरफ आपके नेताओं ने किस किस तरीके के बयान राज्यपाल के लिए दिए, आपको शायद याद दिलाने की मुझे जरूरत नहीं है। बिल्कुल पराग जी, मैं कंप्लीट करूं, मेरा निवेदन है, मैं कंप्लीट करूं, आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा मैं। देखिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, हमारा विरोध राजभवन के खिलाफ नहीं है, हमारा विरोध जो है शोषित और वंचित वर्ग को जो आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से 3.25 करोड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व 90 विधायक करते हैं। अगर कोई भी सर्वसम्मति से विधायक, इनके भाजपा के विधायक भी शामिल है, उसमें 14 विधायक इनके भी शामिल है, वो सर्वसम्मति से अगर राजभवन के पास जा रहा है, एक संवैधानिक प्रक्रिया मैं आपको समझाना चाहूंगा, जरूरी है पराग जी। आर्टिकल 200 के अंतर्गत अगर कोई भी विधेयक सर्वसम्मति से पारित होकर राजभवन जाता है तो उसमें 3 ही विकल्प है। पहला, वो हस्ताक्षर करके पारित कर दे, नहीं तो आपत्ति और प्रश्नों के साथ विधानसभा को लौटाए, तीसरा राष्ट्रपति के पास अभिमत के लिए भेजे। कहीं के जो पूर्व राज्यपाल महोदय थे, उनके द्वारा ये तीनों ऑप्शन का प्रयोग न करके अलग से प्रश्न पूछे गए, हमने उसका भी जवाब दिया। हम जो गए कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आर्टिकल 200 के अंतर्गत जो संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, हम उसके खिलाफ गए, क्योंकि हम चाहते कि शोषित और वंचित को अधिकार मिले। दूसरी बात, संविधान के आर्टिकल 163 के अंतर्गत पूरे देश के किसी भी राज्य भवन का राज्यपाल का ये नैतिक दायित्व है कि किसी भी कित्ते के लिए मंत्रिमंडल की सलाह से उनके बाद उसमें कार्यप्रणाली की जाए। परंतु कहीं ना कहीं लगातार जिस प्रकार से 3 महीने से ज्यादा हो गया, आज अशोक बजाज जी वरिष्ठ प्रवक्ता है, आज चैनल पे बात को स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु छत्तीसगढ़ की जनता, आदिवासी समाज, शोषित वंचित वर्ग ये समझ रहा है किसके इशारे पर, किसके दबाव में राजभवन 3 महीने से ज्यादा होता है हस्ताक्षर नहीं करता। आज कर्नाटक में क्यों हस्ताक्षर जाते, इस बात के जवाब दे दे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, भाजपा जो 4 सालों में एक सक्रिय पक्ष थी, एक सकारात्मक विपक्ष थी,
भूमिका निगाह में पूरी तरह विफल रहा है। मेरे 3 प्रश्न है, आप प्रश्न पूछते हैं, चर्चा से क्यों कतराते हैं, आप सदन से बहिर्गमन क्यों करते हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं लेते। आज ये स्पष्ट है कि ये सिर्फ तमाशा करना, हंगामा करना इनका जो है उद्देश्य है। ये बस वहां जाके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। आप चर्चा कीजिए ना, आप मंथन कीजिए, हम सारे प्रश्नों के जवाब छाती ठोक के देंगे, हम पूरी तैयारी के साथ बैठते हैं। ये दोहरा चेतन न दिखाए, एक तरफ प्रश्न पूछे फिर आप बहिर्गमन कर लेते हैं। सर ये तो बीजेपी कह रही है ना, आप लोग दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं। एक तरफ तो राज्यपाल पर आरोप लगवाते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं से अपना अभिभाषण पढ़ पा रहे हैं। पराग जी मेरे छोटा संवेदना वरिष्ठ कर रहे हैं। क्या राजभवन में राज्यपाल के अलावा कोई दूसरा अभिभाषण पढ़ सकता है? मैंने तो पूछा, लेकिन बजाज साहब बता ही नहीं रहे, मैं क्या करूं। मैं वही कर, ये आप राजनीति करने के पहले संवैधानिक प्रक्रिया को तो समझ लीजिए। आप क्या संविधान और कानून से बढ़ के हैं? आप संविधान कानून से खुद को बढ़ के मानते हैं? क्या प्रक्रिया का पालन करना राजभवन का अधिकार नहीं है? राज्यपाल का नैतिक दायित्व तो नहीं है? अगर अभिभाषण राज्यपाल नहीं पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे क्या? मुझे बता दीजिए। आप संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ बजाज साहब से जवाब ले लेते हैं राजनीति करने के लिए। जी अशोक बजाज जी, आपत्ति इस बात की कतई नहीं है कि राज्यपाल महोदय से अभिभाषण क्यों पढ़ाया गया। राज्यपाल महोदय ही पढ़ेंगे, ये शाश्वत सत्य है, परंपरा है। लेकिन जिस राज्यपाल के खिलाफ में आपने पूरा एटमॉस्फेयर तैयार किया, जिस आर्टिकल 200 के अंतर्गत जो प्रक्रिया पालन किया गया, उसके खिलाफ आप कोर्ट में याचिका दायर किए, उसी राज्यपाल से आप पढ़वा रहे हैं, इसका कारण आप बता दीजिए। यही तो पूछा है। और जहां तक सदन चलाने की बात है, तो सदन चलाने की जवाबदारी केवल भाजपा के वरिष्ठ नेता है। मेरा छोटा सा निवेदन है, आप संवैधानिक प्रक्रिया को समझते हैं, जवाबदारी सत्ता पार्टी की है। दिखाइए ना, आर्टिकल 200 के अंतर्गत राजभवन ने पालन किया क्या? क्या उसको पारित किया? क्या उसको विधेयक को वापिस लौटाया? क्या राष्ट्रपति को अभिमत किया? आप अटकाने के माध्यम से राजनीतिक जो है षड्यंत्र कर उसको रोकने का आप नजरअंदाज आप उपहास में लेकर नहीं करेंगे चैनल मजबूरी है यहाँ पे। प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। आप देख लीजिए कि जिस ढंग से मुद्दे उठते हैं, ये हमारे 15 लोग 14 लोग इनके 70 पर भारी हैं, ऐसा नहीं है। और ये जब प्रश्न करते हैं तो उसका जवाब नहीं देते, ठीक है। आप चलिए अजय जी, तकनीकी ढंग से उसका उत्तर होना चाहिए। ये कानून सम्मत बात है, आप उत्तर दीजिए। जनता जानना चाहती है कि राज्यपाल से प्रति आपका सम्मान है या नहीं है। गंगवानी जी बता दीजिए, राज्यपाल स्पष्ट करिए। जिससे अभिभाषण पढ़ा रहे हैं ठीक है, ठीक है। लगातार अशोक जी में सड़क की लड़ाई चलिए आप जवाब ले लेते अशोक जी। ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से ये राजभवन संचालित होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतनी जब बातें आप कर रहे हैं तो आप ये बता दीजिए कि उससे आप अभिभाषण पढ़वा रहे हैं, ये दोहरी नीति न। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर, बजाज साहब जवाब ले लेते हैं। जवाब देखिए बहुत स्पष्ट है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हो, बिजमन अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर, पहले भी इनके जो बयान आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि राजभवन के प्रवक्ता के रूप में काम करें। आज ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में होती है, ईडी का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आता। रमन सिंह अपने सोशल मीडिया पे ईडी का जो वर्ड टू वर्ड बयान उसको पहले शेयर कर देते हैं। तो ये बात का स्पष्ट प्रमाण है कहीं ना केंद्र सरकार के दबाव में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, चाहे महाराष्ट्र की बात करूं, झारखंड की बात करूं, या फिर उत्तर प्रदेश, बहुत जगह ऐसे हैं लगातार राजभवन को पार्टी कार्यालय के रूप में किया जा रहा है। जहां जहां उनकी सरकारें नहीं है, वहां राजभवन को पार्टी कार्यालय बनाकर जो है, जो अच्छे विधेयक हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उनको बाधित करने का शादी और षड्यंत्र किया जा रहा है। हमारा विरोध उसके खिलाफ है। अब देखिए, हमारा राष्ट्रीय महाधिवेशन होता है, जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे थे, उनके खिलाफ जानबूझकर आज टारगेटेड कार्रवाई की। उसके अलावा राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, विमान से उतार कर गिरफ्तारी करी जाती। ये तो सर्वोच्च न्यायालय है, जिसने दूध का दूध और पानी का पानी के पराग दी। 2.5 घंटे के बाद तो ये इनका चरित्र बन चुका है कि संविधान और कानून पे भरोसा मत करो। लोकतंत्र का लगातार गला घोटने का प्रयास संवैधानिक संस्थाओं को भाजपा के सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्शन मैनेजमेंट के रूप में किया जा रहा है, जो आपत्तिजनक है। आज ये लगातार देखिए, आज मुझे बता दीजिए, आज तक पैदल मार्च करते हैं, तब अब जब नहीं पास हो रहा है, 3 महीने रुके हुए हैं, आपके 9 सांसद है, केंद्रीय मंत्री है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, आप क्यों नहीं उसको पारित करने का प्रयास करते? ये दोहरा चरित्र दिखाते हैं।
आदिवासी समर्थक होने का दावा करते हैं और लगातार आदिवासी संरक्षण जो विधेयक पारित होना चाह रहा है उसको आप ही के माध्यम से एकाध मिनट बैठ के साजिश और षड्यंत्र करके रोकने का दुष्प्रयास करते हैं। आज अशोक प्रसाद जी चैनल पर स्वीकार कर लीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ सत्ता को हथियाने के लिए, सत्ता की लोलुपता के लिए संवैधानिक संस्था और राजभवन का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता समझ रही है। बजाज साहब बहुत जल्दी से अपना पक्ष रखिए, बहुत संक्षेप में फाइनल उत्तर आपका, उसके बाद अजय जी आपके पास आ रहा हूं। आगे चिंता मत करो, लेकिन जिस ढंग से इन्होंने सत्ता के पे रहकर सत्ता के मद में चूर होकर राजभवन का अपमान किया है और एक आदिवासी सत्ता के मद में तो आप लोग है, राजभवन को पार्टी के रूप में यूज कर रहे हैं, बैकडोर को डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं। कौन साजिश और षड्यंत्र कर रहा है बता दीजिए, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। इनसे बदला लेंगे, अजय जी थोड़ा सा रुक जाइए। लोकतांत्रिक ढंग से बदला लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लोकतांत्रिक ढंग से बदला लिया जाएगा, जनता जब समय आएगा तो इसका जवाब देगी। चलिए अजय जी बहुत संक्षेप में फाइनल उत्तर। अब बजट का इंतजार हम कर रहे हैं, बजट से जो उम्मीदें जनता को हैं और आने वाले वक्त में चूंकि चुनाव भी है तो आपके विरोधी ये भी कह रहे हैं कि लोक लुभावन बजट तो लेकर आएंगे, लेकिन धरातल पर कितना उतर पाएगा वो? पराग जी आपके लोकप्रिय चैनल में पूरी जिम्मेदारी से इस बात कह रहा हूँ कि हमारा जो आने वाला बजट है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, मतलब हर वर्ग, चाहे किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, आम जनता हो, नौकरी पेशा हो या व्यवसाय से जुड़ा, हर व्यक्ति के लिए घोषणाएं होंगी। ये केंद्र सरकार की तरफ बजट नहीं होगा जिसमें लोक लुभावन घोषणाएं हो। आज इनके बजट में छत्तीसगढ़ के लिए क्या एक योजना है, क्या एक घोषणा है, इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि केंद्र की मोदी सरकार न केवल छत्तीसगढ़ के साथ जहां जहां विपक्ष में है पूरी तरह से बजट को साइडलाइन कर दिया गया, कोई घोषणा नहीं की। और 6 मार्च को जो हमारा बजट आएगा वो कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसमें कुछ घोषणाएं होंगी और हर वर्ग कहीं सही बात है कि चुनावी वर्ष है और हम किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए हर वर्ग के लिए उचित निर्णय लेकर जनता के हित में। चलिए उम्मीद कर रहे हैं जनता के लिए जो आप कह रहे हैं उस पर कायम रहें, उस पर अमल करें और इसके साथ ही उम्मीद विपक्ष के साथ भी, क्योंकि सदन के अंदर किस तरह सकारात्मक तरीके से मुद्दों को आप लोग उठा पाते हैं देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इस चर्चा से अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।